जाहिर सी बातचीत है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सिर्फ ताकत की जबान समझेंगे और बगैर ताकत की जबान के इनको कंट्रोल करना जो है वो नामुमकिन है। इसलिए ताकत और बगैर फोर्सफुली एक्शन के जाहिर सी बातचीत है कि उसको इजराइल को जो है दबाया नहीं जा सकता। वहां के ऊपर उसने अपने पब्लिक को एक मैसेज दिया है कि परेशान ना हो, थोड़ा सा और सब्र करो, हम बैतुल मुकद्दस गिरा के खत्म करने वाले हैं, हम गजा के लोगों को हटाने जा रहे हैं, हम इन्हें शिफ्ट कर लेंगे, अमेरिका हमारे साथ खड़ा है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में इसराइल और फिलिस्तीन के ताल्लुक से बड़ी खबर लेकर के आऊँ। जी हाँ, जंगबंदी पर बार बार बातचीत हो रही है और खबर ये आ रही है कि अमेरिका जो है वो इसराइल पर दबाव बना रहा है कि अब हर हाल में जंगबंदी होनी चाहिए। और ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अमेरिका ईरान से बातचीत कर रहा है और उससे ताल्लुकात बहाल करना चाहता है। ऐसे में ज़रूरी है कि जंगबंदी हो, लेकिन इसराइल किसी सूरत पे इस पर राज़ी नहीं हो रहा है। आखिर क्या बेंजामिन नेतन्याहू की मजबूरी है? इस पर हमने अपने माहिर एक्सपर्ट शौकत भारती साहब से बातचीत की और पूछा कि आखिर ये जो बार बार खबरें आ रही, बार बार बातचीत की जा रही है कि बहुत जल्द जंगबंदी होगी, मुआहदा होगा, हमास भी तैयार नज़र आ रहा है, आखिर रुकावट क्यों है? क्या इसराइल चाहता है, जानता है, या इसराइल ये समझ रहा है कि वो फिलिस्तीन को पूरी तरह से खाली करवा लेगा? आखिर ये मुआहदा क्यों नहीं? सुनिए इस पर शौकत भारती साहब ने क्या कहा। आज जहां हिजबुल्लाह को मुबारकबाद दी, वहीं फिर बहुत बड़े हमले उन्होंने तिल अवीव पे, इजराइल पे किए। तो बहरहाल ये तमाम चीजें और आप अपडेट क्या देंगे और इसके अलावा फिर हम बातचीत करेंगे। शौकत भारती साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब। देखिए, जो चीजें हैं अगर उस पर गौर कीजिए तो हमें तो ये लग रहा है कि जो गजा के वैकेशन का प्लान है उसके ऊपर पूरी तरीके से अमल किया जा रहा है और जो एक मोमेंट चल रहा है उसको रोकने के लिए, खत्म करने के लिए ये एक खेल ये किया जा रहा है कि किसी तरह से हम एक बहाना रखते रहे कि भाई ये बातचीत चल रही है और टॉक हो रही है और यहाँ पर ये हो रहा है और दुनिया एक्टिव है, दुनिया कुछ कर रही है। क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि दुनिया क्या कर रही है, तो अब उसको भी बताना कि भाई यहाँ मीटिंग हो रही है और यहाँ यूनाइटेड नेशन में ये रेजोल्यूशन पास हो रहा है और यहाँ के ऊपर जो ट्रक्स जा रहे हैं और यहाँ के ऊपर बात हो रही है। हकीकत ये है कि ये प्रपोजल अमेरिका लाया था, विटकॉफ साहब ने खुद ये प्रपोजल दिया था और हमास ने नहीं दिया था। हमास ने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने कहा था कि अगर ये इसके गारंटर हम हैं, लेकिन वो कहाँ गई गारंटी और कहाँ अभी इजराइल का एक्सेप्टेंस आया? ये 3 दिन से ऐसी बात चल रही कि बस चंद घंटों के अंदर जो है वो बस सीज फायर हो रहा है और उसकी आड़ में देखिए खेल क्या चल रहा है। 1,80,000 लोगों को अभी सिर्फ 10 दिन के अंदर बेघर कर दिया गया। यानी बेघर करने का खेल जो है वो पूरी तरीके से शुरू है और हालात इस कदर खराब हो रहे हैं कि वो हमास जो बातों को सुन रही थी और उसकी कस्साम ब्रिगेड जो है अब उसने भी जो है मतलब लड़ाई को जो है बढ़ा दिया है। वजह क्या है कि वो क्या करे, उसको बार बार कतर के अंदर यहाँ देख अजीब सी पोजीशन है कि उनके लीडर्स वहां के ऊपर है, उन पर प्रेशर बिल्टअप किया जा रहा है कि अमेरिका बात कर रहा है, आप खामोश रहिए, आप ये न कीजिए, आप ये न कीजिए। वो सारी बातें मान रहे हैं। वो अब ये प्रपोजल तो अमेरिका की तरफ से आया था, अमेरिका ने कहा था आप हमारे प्रपोजल को मान लीजिए, हमास ने उस प्रपोजल को मान लिया। अब अमेरिका क्यों नहीं इजराइल से उस प्रपोजल को बनवा रहा है? सवाल तो ये पैदा होता है और छेड़छाड़ उसी तरीके से चालू है। अभी देखिए कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कि जो जेरूशलम के अंदर नीचे पुरानी टनल्स बनी है उसके अंदर जाकर क्या मैसेज दिया? यही मैसेज दिया ना कि जो उनका एजेंडा है कि हम जो है क्या नाम है बैतुल मुकद्दस को गिराकर हैकले सुलेमानी नस्ब करेंगे और वो नीचे नीचे जो वहां के ऊपर खुदाई करने का प्लान है उसके ऊपर पूरा अमल हो रहा है
और बाकायदा तौर के जो कैपिटल है, जो हमने बताया था कि तेल अवीव से जेरूशलम की तरफ जो है शिफ्ट हुई है, उस पर पूरी सारा काम चल रहा है। नतीजा ये है कि आप ये देखें कि वो बिन गवीर जो है 1000 लोगों को लेकर बैतुल मुकद्दस के अंदर घुस गया, वहां मस्जिद की बेहुरमती की, जबकि वहां के ऊपर तमाम तरह की पाबंदी है, उसके बाद भी कोई कुछ नहीं बोल रहा। और इसके ट्रस्टी जो हैं वो जॉर्डन के शाह साहब हैं, क्या नाम है, बैतुल मुकद्दस के। तो ये सब हो रहा है, वहां के ऊपर उनके फ्लैग मार्च भी हो रहे हैं, वो पूरी तरीके से अपने काम को जो अंजाम दे रहे हैं और किसी की कोई कुछ नहीं सुन रहा। और विटकॉफ साहब जो है इस पर जोर दे रहे हैं कि भाई वो देखिए, आप मेरा ये प्रपोजल मान लीजिए और आप मान लीजिए, फिर उसके बाद देखिए मैं देखता हूं। तो उन्होंने, हमास ने तो मान लिया प्रपोजल। दूसरी तरफ से ये जो नवाब सलाम है, ये जो नए वजीर आजम बने हुए हैं, ये पूरी तरीके से लेबनान के अंदर दबाव बनाने के बाद जो है हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की बातचीत कर रहे हैं। और वहां बिल्कुल टफ फाइट चल रही है और वो ईरान को ललकार रहे हैं वहां से बैठकर कि आप हमारे यहाँ, अपने यहाँ से बैठ के हमारे यहाँ जो है हिजबुल्लाह को सपोर्ट मत कीजिए और ये ना कीजिए और वो ना कीजिए। और उधर से हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि तुम जो अभी सीज फायर करके बैठे हो उसमें से 5-5 पॉइंट के ऊपर इजरायली इनको निकालो, तुम निकालो इनको। तुम उनको निकालने के बजाय जो है हमारे ऊपर प्रेशर बिल्टअप कर रहे हो कि हम डिसआर्म हो जाएं। तो डिसआर्म करने का काम जो है वो यहां भी चल रहा है। आप देखें कि सीरिया के अंदर टर्की जो है और जौलानी और सब मिलकर बैठकर वहां के ऊपर जो है उनकी जो नेवी हो है, क्या नाम है, एयरफील्ड्स को मजबूत करने के लिए वहां के ऊपर बातचीत चल रही है। वहां भी अमेरिका इजराइल, यानी इजराइल, अगर आप देखें तो जौलानी यानी सीरिया के अंदर भी अमेरिका, इजराइल और टर्की और ये सब मिलकर, अरब ममालिक मिलकर वहां के ऊपर इस तरह के काम कर रहे हैं। किसको? और पूरी घर घर सर्चिंग की जा रही है कि वहां के फिलिस्तीन का कोई भी एक आदमी ऐसा ना हो कि जो इजराइलीज के ऊपर किसी तरह का अटैक कर सके, उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो ये उसी तरीके से लेबनान के अंदर वाकया हो रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये लोग अपने काम को तो कर रहे हैं, है ना, और इस पर कोई जोर नहीं दे रहा, ना अरब कंट्रीज ना कुछ, कि जब लेबनान के साथ हमने सुलह करा दिया, इस पर फ्रांस भी जोर नहीं दे रहा कि जब सुलह हो गई थी और कहा गया था 2 महीने के अंदर इजराइल के सारे फोर्सेस जो है लेबनान से बाहर चली जाएंगी, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो इजराइल के खिलाफ कोई बातचीत नहीं हो रही। हाँ, बाकी जो रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं कि भाई उनकी टीम को हम खेल नहीं खेलने देंगे, यूरोप के अंदर ये रेजोल्यूशन पास हुआ है। हम उनसे 2-1 कंट्रीज ने कहा है कि भाई मसलह वाले मामले को जो है उसको ब्रेक कर रहे हैं, हम वहां के ऊपर नहीं जाने देंगे। सवाल ये पैदा होता है, वो गजा खाली कराने का आगे मामला चल रहा है, उसमें उसने स्पीड बढ़ा दी है, गजा के ऊपर कब्जा खाली करता चला जा रहा है, लगातार बम्बार्डमेंट कर रहा है और 80-81 लोगों को अभी उसने और मार दिया है। तो इस पर क्या हो रहा है सवाल। अच्छा, राशन सही ढंग से बंट नहीं रहा है। हाँ, ये जो राशन बांटने के लिए भी टीम भेजी गई थी, इसको भी किसी और ने नहीं, इसके अंदर अमेरिका और इजराइल ने अपने लोगों को रखा था ताकि वहां से स्पाई करेंगे कि कहाँ के ऊपर क्या है क्या नहीं, पूरी टीम। और वो गई, वो भी प्रॉपर ढंग से राशन नहीं बांट रही। हालांकि जो इन्हीं की बनाई हुई कमेटी का मेंबर था, उसने कहा कि भाई ये कोई तरीका नहीं है, यहाँ के ऊपर राशन बांटने के नाम पर बहुत वो कर रहा है और बहुत ज्यादा जो है दिक्कतें आ रही हैं और ये बहुत ज्यादा ह्यूमन क्राइसिस को बढ़ा रहे हैं, इनका तरीकाकार ठीक नहीं है और मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो जो अमेरिका प्रॉपर ढंग से वहां के ऊपर खाने का राशन नहीं पहुंचा पा रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वहां पर इजराइल इसकी नहीं मान रहा, तो फिर वो अमेरिका कैसे जो है इस जो सीज फायर को कराएगा, ये बात हमारे समझ के बाहर है कि अमेरिका कुछ करेगा। जाहिर सी बातचीत है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सिर्फ ताकत की जबान समझेंगे और बगैर ताकत की जबान के इनको कंट्रोल करना जो है वो नामुमकिन है। इसलिए ताकत का इस्तेमाल अगर नहीं होगा तो कोई रास्ता निकलता हुआ नहीं दिखाई देगा। और जो कुछ ताकत इस्तेमाल हो रही है वो हौती की इस्तेमाल हो रही है और हौती के मिसाइल जो हैं, आज जो गिरा है उसमें तो इनका सायरन भी नहीं बजा। सायरन ना बजने के मतलब कि हौती ने अब की जो इजराइल उसमें जो है अपने मिसाइल के अंदर जो भी चेंजिंग की हो कि उसने पता भी नहीं चला कि इनका मिसाइल्स आके गिर रहा है। तो
इससे ये लग रहा है कि अब मामला है कि बगैर, जो मैं बार बार कहता हूं कि बगैर ताकत के ये हल नहीं होगा। इस सिलसिले में हमने आसियान समिट पर भी शौकत भारती साहब से बात की कि ये जो समिट हो रही, जिसमें बाकायदा ये ऐलान किया गया है कि अब इजराइल को रोकना ही होगा, तो क्या इसमें कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, क्या है इस पूरे मामले पर भी हमने शौकत भारती साहब से बात की। सुनिए इस पर उन्होंने क्या कहा। इस्तेमाल जो है वो अब किया जा रहा है। ये एक और जो बड़ी खबर आ रही है, मैं इधर लौटूंगा शौकत भारती साहब, लेकिन जो अभी अमेरिकी टैरिफ खतरे के बीच ये जो आसियान ने चीन और तमाम ये जो खाड़ी देश हैं, ये एक बहुत बड़ा इजलास जो शुरू हुआ है, इसमें क्या आपको लग रहा है कि ये क्या अमेरिका और इजराइल के लिए एक चैलेंज होगा? क्योंकि आसियान में साफ साफ कहा गया है कि अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इनके दबाव में आने वाले नहीं, हम बड़ा एक्शन लेंगे। तो ये जो समिट होने जा रही, क्या इसमें कोई नतीजा निकलेगा? क्योंकि हम इन्हें उस तरह से नहीं देख सकते जैसे दूसरे ममालिक हैं। इसमें चीन चूंकि पहले ही ईरान से कह चुका है और चीन अब अपने आप को स्ट्रांग भी करना चाहेगा। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का दौरा हुआ 3 दिन का, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से ये साबित किया साहब पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो हमारे कब्जे में आ गया है और इसको तो हम खत्म ही कर देंगे और ये वो। तो अब चीन हो या रूस हो या इस तरीके से, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं आसियान वाले इस कॉन्फ्रेंस को, शौकत भारती साहब? देखिए बात क्या है कि अमेरिका से सारे लोग परेशान हैं। जो इन्होंने टैरिफ का गेम खेला है वो, उससे जो है यूरोप भी पूरी तरीके से परेशान है। और यही वजह है कि यूरोप जो है वो चीन की तरफ जा रहा है, और यूरोप के अपने लोग भी जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि आपस में भी इस पर बात कर रहे हैं कि भाई ये जो टैरिफ वाला मामला है ये हमको बहुत ही खराबी के जगह के ऊपर पहुंचा चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये यूरोप के लोग क्यों अमेरिका का साथ नहीं छोड़ रहे, क्यों दो नाव के ऊपर पैर रखे हुए हैं। अमेरिका का मामला यह है कि जिसने $3 बिलियन जो देता था अपनी जान ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को, उसको भी उसने रोक दिया। और उसने ये काम किया है कि वहां से जाहिर सी बातचीत है कि अब जो अपने मुल्क के अंदर फिलिस्तीन की हिमायत करने की वजह से अपनी यूनिवर्सिटीज के ऊपर वहां की उनका जो है एड रोक दे, वहां के पढ़ने वालों को जो उठा के बंद कर दे, उनको बाहर निकालने की तैयारी करे। तो ये आपको साफ साफ दुनिया को देख लेना चाहिए कि ट्रंप ज़ायनिस्ट लॉबी के साथ में काम कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि पुतिन पागल हो चुके हैं। और पागल तो तुम हो चुके हो। पुतिन के ऊपर ड्रोन से हमला हुआ, 46 ड्रोन सिर्फ उसके क्या नाम है हेलीकॉप्टर को क्यों यानी टारगेट किए गए, जिसको इंटरसेप्ट कर लिया गया। अब आप बताइए पुतिन अगर कत्ल कर दिए जाते तो फिर नतीजा क्या होता। अब पुतिन ने जो पलटकर अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर, तो उस पर आप कह रहे हैं कि पुतिन पागल हो गया। यही हमला अगर जो है ट्रंप के ऊपर हो गया होता तो ट्रंप क्या करते। तो पागल पुतिन नहीं है, पागल ये हो चुके हैं किसी को टैरिफ से, किसी को हड़का कर, किसी से वहां से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लेके गए, मेहमान बनकर आ गए, वहां से आने के बाद बेइज्जती कर रहे हैं, खुलेआम सब कुछ कर रहे हैं। और आप क्या कह रहे थे कि मैं आते ही जो है यूक्रेन की जंग को रुकवा दूंगा। यूक्रेन की जंग भी नहीं रुकी, आपने देख लिया। और अपना मामला हल करना शुरू कर दिया वहां से कि क्या नाम है जो नेचुरल क्या नाम है अर्थ मिनरल्स हैं, उनको लेने के लिए इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया और जेलेंस्की के साथ एग्रीमेंट कर लिया। जेलेंस्की को बुलाया, पहले उसकी बेइज्जती की, फिर डांटा, फिर उसको बुलाया, फिर उसके बाद उससे क्या किया कि हम अमेरिका से तुम्हें सपोर्ट करेंगे और हमने तुमको इतना पैसा दिया था। उसके बाद उन्होंने उसके साथ में एग्रीमेंट कर लिया। तो कुल मिला के ट्रंप का समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रंप क्या कर रहे हैं। तो इसका एक नतीजा निकलता है कि ट्रंप ज़ायनिस्ट लॉबी के ऊपर काम कर रहे हैं, और ज़ायनिस्ट लॉबी का जो एजेंडा है वो ग्रेटर इजराइल का एजेंडा है। ये उस ग्रेटर इजराइल के एजेंडे के ऊपर ट्रंप पूरी तरीके से अपने मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। और आसियान की मीटिंग हो या कोई भी मीटिंग हो, आप देखिएगा कि उसके अंदर जो है ट्रंप के खिलाफ जो है वो बातें तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन यह है कि ट्रंप के खिलाफ सब यूनाइट होकर एक्शन कब लेंगे, कब ट्रंप से अपने आप को अलग करेंगे। रशिया ने ब्रिक्स बनाया था,
और ये कहा था जब तक डॉलर को चोट नहीं पहुंचाओगे तब तक ये काम नहीं होगा, लेकिन वो भी सारे मामला जो है इन्होंने खत्म कर दिए। तो रशिया चाह रहा था कि यूक्रेन की जंग बंद हो जाए, यूरोप जो है उस जंग को बढ़ाने में इंटरेस्टेड है। तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हर जो है शख्स जो है अपने अपने इंटरेस्ट को किस तरह से आगे बढ़ा रहा है। अभी आप देखिए कि आज जर्मन ने यूक्रेन को कह दिया है कि आप जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को, जिसको हमने प्रोटेक्ट किया था, आप रशिया के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब अगर जाहिर सी बातचीत है कि रशिया के ऊपर अगर इस्तेमाल होगी तो रशिया भी जो है अपनी मिसाइल्स इस्तेमाल करेगा और फिर यूरोप के अंदर जंग बढ़ेगी। और इस जंग का फायदा किसको होगा? जाहिर सी बातचीत है कि अगर रशिया की और यूक्रेन की जंग हो रही है तो भी गजा को फायदा, इजराइल को फायदा हो रहा है और अमेरिका को फायदा हो रहा है। यूरोप और अगर रशिया के साथ भिड़ रहे हैं तो उसके बाद भी फायदा अगर किसी को हो रहा है तो वो अमेरिका को फायदा हो रहा है। तो अमेरिका क्या कर रहा है? सबको एक दूसरे से भिड़ाकर सिर्फ और सिर्फ वो फायदे उठा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर पर जिस तरह से फिलिस्तीनी परचम लहराया गया, उसमें 95 मुल्कों ने उसकी हिमायत की। तो इस पर भी हमने शौकत भारती साहब से बात की कि आखिर ये 95 मुल्कों का फिलिस्तीन की हिमायत में आना और परचम कुशाई करना, इसके क्या मानी है? क्या इससे कोई बड़ा मैसेज जाएगा और इसका इजराइल पर कोई दबाव पड़ेगा? इस पर देखिए शौकत भारती साहब ने क्या कहा। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से WHO पे झंडा वहां पे फहराया गया फिलिस्तीन का और 95 मुल्क वहां पे एक साथ आए, उन्होंने इस बात की हिमायत की फिलिस्तीन को लेकर के। WHO से बार बार जो है वो ये कहा जा रहा है खाने पीने का कि नज्म नहीं हो सका, इंतजाम नहीं हो सका है। तो इसको WHO हो या UNO हो या इस तरीके से इनकी क्या तमाम जो मेंबरान मुल्क हैं वो कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे? शौकत भारती साहब, देखिए, ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये काफी दिनों से जो है वो ये कह रही है कि भाई वहां लोग भूख से मर रहे हैं। परसों भी जो बात हुई थी तो उसमें ये कहा गया था कि इजराइल जो है वो गजा को कब्रिस्तान बनाना चाहता है भूखे लोगों का, और वो बॉम्ब से ज्यादा भूख से लोगों को मारना चाहता है। भूख को उसने एक टूल के हैसियत से इस्तेमाल किया है जो यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के बहुत सख्त खिलाफ है, और इसलिए इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो WHO कुछ नहीं कर सकता, वो तो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे बड़ी बात है कि यूनाइटेड नेशन ने क्यों नहीं एक फोर्स को डिप्यूट करने की बातचीत की। ये बात मैं जो आपसे बार बार कह रहा हूं, क्यों एक फोर्स डिप्यूट करने के बाद जो है और उसके बाद उसके जरिए फोर्सफुली इनको शिफ्ट कराया जा सकता है। और जब तक इनको फोर्सफुली इनके खिलाफ एक्शन नहीं दिया जाएगा कोई काम नहीं होगा। ये तो आप सबको पता चल गया। और जो एक धोखा दिया जाता है सीज फायर के बहाने कि भाई अमेरिका ये कर रहा है, भाई अमेरिका ये कर रहा है, ट्रंप वो कर रहे हैं। तो ट्रंप के बगैर क्या विटकॉफ कुछ कर सकते हैं? ट्रंप का एक्शन आप देख लीजिए कि ट्रंप का एक्शन क्या है। ट्रंप का एक्शन पूरी तरीके से अब वो डंडा चला रहे हैं। अच्छा यही नहीं, फ्रांस भी जो है अंदर से डंडा चला रहा है। फ्रांस, अमेरिका, सऊदी अरब, ये सब मिलकर लेबनान के ऊपर प्रेशर बिल्टअप कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म करो। क्या कि कहीं मामला बढ़ जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि हिजबुल्लाह की तरफ से मजीद खतरा बढ़ जाए, उसको डिसआर्म करने की बातचीत कर रहे हैं। और ये आज का जो बयान मैंने अभी आपको बताया कि वहां के जो वजीर आजम है नवाब सलाम साहब लेबनान के, उन्होंने बहुत सख्त बयान दिया ईरान के खिलाफ कि ईरान हमारे यहाँ जो हिजबुल्लाह को उसने आम किया और ये है वो है और सब चीजों से बाज आ जाए। तो सवाल ये पैदा होता है जौलानी है तो ईरान को धमकी दे रहा है, लेबनान है तो ईरान को धमकी दे रहा है, क्या नाम है सऊदी अरब है तो वो हिजबुल्लाह के अगेंस्ट में है, हमास के अगेंस्ट के अंदर है। तो आखिर ये तमाम ताकतें जो हैं ये क्यों सपोर्ट कर रही हैं? तो इनके तरफ से जो आप ये सब लोग जो आस लगाए कि अमेरिका कुछ कर देगा, अमेरिका कुछ कर देगा, अमेरिका तो इस पोजीशन में है कि कल अगर कोई बड़ा हमला हुआ और ऐसी पोजीशन आ गई कि अब इजराइल का बचना नामुमकिन है, तब मैं कूदूंगा और उसके बाद इजराइल को 2 स्टेट वाली बात करने के बाद जो है वहां के ऊपर मैं पहुंच जाऊंगा और चौधरी बन जाऊंगा।
वरना जब तक ये काम कर रहा है, जैसे आपने देखा ना कि दो लड़कों में लड़ाई होती है और जो एक आदमी किसी पार्टी का होता है तो जब तक वो पीटता रहता है, सपोर्ट करता है, लेकिन जब वो पिटने लगता है तो बीच में आकर उसको बराबर कर दिया जाता है। तो अमेरिका पूरी तरीके से ये जो कुछ कर रहा है वो सिर्फ जो है क्या नाम है, और अमेरिका जानता है कि इसके तमाम एलाइज जो हैं ये जो है कुछ नहीं करेंगे बल्कि हमारे एजेंडे को पूरा करेंगे। मैं तो इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार जो मानता हूं, 3 लोगों को खासकर मानता हूं। एक नाहियान को मानता हूं, यूएई वाले को, दूसरे मोहम्मद बिन सलमान को मानता हूं, तीसरे रजब तैयब एर्दोगान को मानता हूं। इन लोगों ने सबसे ज्यादा गंदा खेल खेला है और खेला नहीं, खेल रहे हैं। अभी भी ये उसी अपने एजेंडे के ऊपर लगे हुए हैं और बगैर, जैसा कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने कहा है कि फोर्स का इस्तेमाल किए बगैर यहाँ के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। और अब फोर्सफुली ही इनको जो है किसी तरीके से, लेकिन अब ये फोर्सफुली एक्शन के लिए क्या नाम है, अरब कंट्रीज तैयार होंगे? सवाल तो ये पैदा होता है, क्या मिस्र तैयार है, क्या जॉर्डन तैयार है, क्या सऊदी तैयार है, क्या यूएई तैयार है, क्या टर्की तैयार है? और बगैर फोर्सफुली एक्शन के जाहिर सी बातचीत है कि उसको, इजराइल को जो है दबाया नहीं जा सकता। इजराइल जो है वो पूरी तरीके से अभी जो उसने क्या नाम है, कल जो फ्लैग मार्च वगैरह जेरूशलम पर किया है, उन्होंने जेरूशलम डे जो बनाया है, वहां के ऊपर उसने अपने पब्लिक को एक मैसेज दिया है कि परेशान ना हो, थोड़ा सा और सब्र करो, हम बैतुल मुकद्दस गिरा के खत्म करने वाले हैं, हम गजा के लोगों को हटाने जा रहे हैं, हम इन्हें शिफ्ट कर लेंगे, अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, मजबूरी यह है कि सामने से वो कुछ नहीं बोल सकता, इसलिए वो हमारे साथ में, हम गजा को भी खाली करा लेंगे, बैतुल मुकद्दस को भी आजाद करा लेंगे। इस वजह से वो अपने तमाम जराइम को जो है वो जस्टिफाई कर रहा है और वो जो इंटरनल प्रेशर जो उसको बहुत ज्यादा था, उस प्रेशर को उसने इस फ्लैग मार्च को करवा कर, यहाँ के ऊपर 1000 ज्यादा लोगों को बैतुल मुकद्दस में डालकर, टनल के नीचे जाकर वहां से फोटो वीडियो वायरल करके बेंजामिन नेतन्याहू ने एक मैसेज दे दिया है कि तुम लोग परेशान ना हो। और तो नाज़रीन, ये थे शौकत भारती साहब जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और पूरी ये स्टोरी हमारी बातचीत पर ही मबनी थी। लिहाजा बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।